आज की वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स मैकेनिक्स को स्टडी करना है। हमारा जो इस वीडियो में बेसिक पर्पस होगा वो ये होगा कि हम हर चीज को जो स्टडी कर रहे हैं उसको समझें कि ये किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के साथ और फिजिकली रिलेट हो रही है। सिर्फ ये नहीं करेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें और समझ लें कि काम मुकम्मल हो गया। तो शुरू हम ऐसे करते हैं कि हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिक चीज है वो आपके पास वेव फंक्शन होता है जिसको हम साई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस वेव फंक्शन के अंदर मौजूद होती है। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी फंक्शन स्पेस है जिसके तमाम वेव फंक्शंस जिसके रुकन होंगे वो कुछ डिस्क्रीट वेव फंक्शन से मिलके बनी है जिनको हम नाम देते हैं फाई 1 एक्स, फाई 2 एक्स, फाई 3 एक्स, सो ऑन। इनकी तादाद जो है वो इन्फिनिटी तक चलती जा रही है, कोई इनकी लिमिट नहीं। और इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि ये आपस में ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ये ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस हैं। ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन से मुराद ये है कि अगर आप इनमें से कोई से भी दो का आपस में प्रोडक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे फाई 1 स्टार का आप प्रोडक्ट करते हैं फाई 2 एक्स के साथ, जिस तरह से नॉर्मली प्रोडक्ट किया जाता है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर होगा। अभी आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि यहाँ पे तो मैंने वो कन्वेंशन यूज की है जो आमतौर पे मैट्रिक्स मैकेनिक्स में इस्तेमाल नहीं करते इस तरह से। ये जो तरीका है ये श्रोडिंगर जो मैकेनिज्म है उसमें इस्तेमाल करते हैं। जब मैट्रिक्स मैकेनिक्स पढ़ते हैं वहां पे ये तरीका नहीं इस्तेमाल करते। तो इसका वजह ये है, मैं इसलिए इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने मैट्रिक्स मैकेनिक्स स्टार्ट नहीं की, मैं उसकी बेस डेवलप कर रहा हूँ कि एक्चुअली उसका पर्पस क्या है। ये ऑर्थोनॉर्मल है, कोई से भी दो का प्रोडक्ट करते हैं आपके पास आंसर 0 आता है। और किसी का भी सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं आप, मसलन फाई 1 स्टार एक्स का आप इसके अपने साथ ही अगर प्रोडक्ट कर लोगे तो आपके पास जो आंसर है वो टोटल स्पेस में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर 1 डायमेंशनल है तो 1 के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी इन वेव फंक्शंस के अंदर होल्ड करेगी। और ये ऑर्थोनॉर्मल सेट हैं, एक दूसरे के साथ इनका प्रोडक्ट 0 है, अपने साथ इनका प्रोडक्ट 1 है। और इनका रोल जो फंक्शन स्पेस है उसके अंदर ऐसे ही है जैसे आपके पास वेक्टर स्पेस में आई जे के, ये भी आपस में ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। उसी तरह ये ऊपर वाले ये जो सेट है ये भी आपस में ऑर्थोनॉर्मल है। इनसे भी कोई भी फंक्शन जनरेट किया जा सकता है, जिस तरह इन वेक्टर से कोई भी वेक्टर आप जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ए वेक्टर है तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ आई जे के लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं A1 I प्लस बी, ए बी और सी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे A1 A2 और A3 इस्तेमाल कर लेता हूं। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर। अब यहां पे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फंक्शंस हैं। अब जो भी वेव फंक्शन होगा वो इस फंक्शन स्पेस में बिल्कुल इसी तरह रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। मिसाल के तौर पर साई ऑफ एक्स है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं फाई 1 एक्स आ रहा होगा, इसके साथ कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, ये 0 भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो मैं इसको जो है कांस्टेंट के तौर पे जनरली इसके साथ A1 लिख देता हूं, इसके साथ मैं फाई 2 के साथ A2 लिख देता हूं, फाई 3 के साथ मैं A3 लिख देता हूं, सो ऑन। ये जो चीज है ये इंफिनिटी तक चलती जा रही है। सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो वेक्टर स्पेस है इसके जो बेसिस हैं ये महदूद है 3 ही है सिर्फ, जबकि जो आपके पास फंक्शन स्पेस है इसके बेसिस जो है वो इन्फिनिट हो सकते हैं। यहां पे इसकी एक एग्जांपल दी गई है। यहां पे बताया गया कि आपके पास जो फंक्शन स्पेस होती है उसमें एक सेट ऑफ फंक्शंस हैं जिसको हम बेसिस के तौर पे लिख सकते हैं फाई n ऑफ x। और ये हमारे पास हमें बताया गया है
फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स या वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ए इंटू साइन ऑफ n पाई x ओवर a के इक्वल होता है। ये बेसिस मतलब ये है कि यहां से अगर आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल की, तो उसके लिए आप phi 1 phi 2 सारे जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे n की वैल्यू आपने चेंज करते जाए। तो ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पे n की वैल्यू आप इन्फिनिटी तक चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है बेसिस वेक्टर आपके पास इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। अब यहाँ पे अब सवाल आता है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की क्या जरूरत है। जैसे आपके पास कोई वेक्टर होता है ना स्पेस में, जैसे a1 a2 a3 इसके कोफिशिएंट्स हैं i j के, तो अगर मैं सारा वेक्टर ना भी लिखूं, आपके सामने जस्ट लिख दूं कि जो है ना ए वेक्टर है और इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो a1 a2 और a3 है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेक्टर कौन सा है। आपको पता है कि पहले के साथ i आना है, दूसरे के साथ j आना है, तीसरे के साथ k आना है। इस तरह से बहुत लंबा नहीं हमें लिखना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा लिख के हम चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। तो वही चीज है यहाँ पे कि आपके पास वेक्टर है और इस तरह से आप जैसे इसको लिख रहे हैं, इसको अगर आप इस फॉर्म में ना लिखना चाहें और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं a1 a2 एंड a3, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 a2 एंड a3। तो मतलब यह है कि ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स स्पेस में आते हैं तो हमारे पास जो कोई भी फंक्शन जनरल फंक्शन होता है वो चंद खास फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बना होता है, तो हम उसको एक मैट्रिक्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें जिस तरह से यहाँ पे आई जे के लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वैसे ही अंडरस्टूड था कि पहले वाले के साथ आई आना है, तो हम इसको a1 a2 a3 इस तरह से लिख सकते हैं। साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू a1 a2 a3 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। और अब आपको यहाँ पे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ क्या आ रहा है, इसके साथ क्या आ रहा है। ये जब आपने लिख लिया तो इससे मुराद है कि अंडरस्टूड बात है कि ए जो है साई ऑफ एक्स जो है वो आपका इस चीज के इक्वल। तो मकसद ये है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक आसान तरीका होती है, यूजुअली जल्दी लिखा जा सकता है इसे चीजों। जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको इस तरह लिखने की बजाय हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको कुछ इस तरह से, साई ऑफ एक्स की बजाय हम इसको लिखते हैं ऐसे करके साई। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, इससे मुराद ये है कि ये हमने साई को लिख रहे हैं और साई को हमेशा कॉलम की फॉर्म में लिखा जाता है, a1 a2 a3 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। और इसके एलिमेंट्स की तादाद यूजुअली जो फंक्शन स्पेस के बेसिस होते हैं उनकी तादाद इन्फिनिट होती है, उसके लिहाज से कोफिशिएंट्स की तादाद भी ये इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है और जिसके अरकान की तादाद जो है एलिमेंट्स की तादाद वो इन्फिनिटी के इक्वल है। और डिफरेंट फंक्शंस लेंगे, मिसाल के तौर पर साई एक्स की जगह अगर मैं कोई और फंक्शन ले लेता हूँ, लेट्स से मैं उसको साई डैश ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ या कुछ भी नाम दे सकता हूँ, तो जो दूसरा फंक्शन होगा उसके लिए भी ये कॉलम की फॉर्म में ही होगा। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से मुख्तलिफ वेक्टर्स हैं, अगर आपके पास ए वेक्टर है उसको आपने a1 i a2 j a3 k से रिप्रेजेंट किया, कोई और वेक्टर है सपोज आपके पास b वेक्टर आ जाता है, तो यहाँ पे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k से। तो इस लिहाज से आपके पास इसके साथ कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे। तो उसी तरह से हम जब कोई और फंक्शन लेते हैं तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स ही रहती है, लेकिन जो इसके फंक्शंस की तादाद, इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद है वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाती है। यानी यहाँ से हम b1 b2 b3 वही रहेगी, तादाद इन्फिनिटी रहेगी, सिर्फ कोफिशिएंट्स जो है वो यहाँ पे आने वाले नंबर्स जो है वो चेंज हो जाए। अब अगर प्रैक्टिकली देखें कि प्रैक्टिकली हमें कोई एग्जांपल दी गई है, हमने उसको सॉल्व करना है, तो आमतौर पे जब मैट्रिक्स की फॉर्म में कोई चीज दी होती है तो उसमें ये नंबर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड नंबर्स के साथ कैलकुलेशंस नहीं हो सकती, एग्जांपल्स नहीं हो सकती। लेकिन आइडियल सेंस में आपने यही समझना है कि ये सारे नंबर्स जो है वो इन्फिनिटी तक वेरी कर रहे हैं। अब हम ये एक और चीज देखते हैं
कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है साई और इसको हम प्रोडक्ट करें कोई खास फंक्शन फाई एन के साथ, यानी जो बेसिस हैं फंक्शन की, जो बेसिस हैं उनमें से किसी एक के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर आता है। तो हमें पता है कि जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं सादा रिप्रेजेंटेशन में, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, तो उसका एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि हम फाई एन को जो है वो इसके कॉन्जुगेट को प्रोडक्ट कर रहे हैं साई के साथ। और साई के बारे में हमें पता है कि साई जो है वो हमारे पास वो इक्वल है फाई एन स्टार, हमने लिखा, अब आगे साई की वैल्यू लिखते हैं A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 प्लस A3 फाई 3, सो ऑन ये चलता जा रहा है। इसमें चलते चलते कहीं पर AN फाई N भी आएगा और उसके बाद फिर आगे इसने चलते जाना और आगे इसको इंटीग्रेट करना है हमने। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ये जो चीज है इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंटेग्रल्स बनने हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे हमारे पास आएगा यहाँ पे पहला इंटेग्रल A1 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाई एन स्टार, और आगे आएगा A1 टाइम्स फाई 1, और A1 तो बल्कि हम पहले लिख चुके हैं, बाहर निकाल लिया हमने, तो हमारे पास यहाँ पे फाई 1 आ जाएगा, dx आ जाएगा, प्लस उसी तरह से ये अगली दफा जो है वो A2 आ जाएगा, और क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा A2 बाहर आ जाएगा, फाई एन स्टार फाई 2 dx आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस तरह से ये सारी टर्म्स आनी है। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो आपको पता है कि हर जो ये बेसिस हैं फाई एन फाई 1 वगैरह फाई 2, इनमें से हर एक का अपने साथ प्रोडक्ट 1 के बराबर है, बाकी सारों के साथ प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब है कि ये जितने भी इंटेग्रल होंगे इन सब का जवाब जो है वो आपके पास 0 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, सबका आंसर 0 आ रहा होगा। लेकिन जब ये फाई एन स्टार जो है फाई एन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां से आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा, बल्कि यहां से आपके पास 1 आएगा आंसर और AN बाहर आ जाएगा। तो इसका आपके पास आंसर जो है वो एक टर्म दरमियान में बहुत सारे जीरोस के बाद AN आएगी और उसके बाद भी आगे सारी टर्म्स जो है वो 0 के बराबर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो फाई एन टाइम्स साई है वो हमारे पास जो है वो AN के बराबर है। आइंदा से जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम इसको इस तरह से खोल के भी नहीं लिखेंगे, बल्कि सिंपली जब मैं कहूंगा कि मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं फाई 1 इंटू फाई 2, तो इससे आप अंडरस्टूड मुराद लेंगे कि इसका मतलब है कि फाई 1 स्टार को फाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो मकसद कहने का ये है कि ये नहीं है कि मैं जंप कर गया हूं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन मैट्रिसेस पे, बल्कि मैं इस सारी चीज़ों को आपके प्रीवियस नॉलेज के साथ जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से है मैं रिलेट कर रहा हूँ। अगर आपको प्रीवियस नॉलेज में कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस आपको शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपका जो पिछला सारा कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास फाई 1 स्टार फाई 2 dx आ रहा है और यहाँ से मुझे बताया कि इनका आंसर जो है वो 0 के बराबर है। तो मकसद ये है कि अब हम यही वाली नोटेशन यूज किया करेंगे। अब हमारे पास यहां से जो चीज हमें प्रूव हुई है कि ये जो फाई एन टाइम्स साई है ये आपके पास इज इक्वल टू AN के बराबर होगा। तो यहां से हम ये चीज कर सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो साई था वैसे
वो हमारे पास इक्वल था n टाइम पे समेशन थी an फाई n के इक्वल था। इसको अगर हम तरतीब बदल लें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फाई n टाइम्स an, और फाई n के लिए ये जो नोटेशन यूज कर रहे हैं उस लिहाज से हम लिख सकते हैं इसको फाई n टाइम्स an लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास an की वैल्यू मौजूद है जो कि हमारे पास इक्वल है फाई n टाइम्स साई के। तो हम यहां से इसको नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करते हैं इज इक्वल टू समेशन n पे आएगी और फाई n एज इट इज रहेगा, और an की जगह हमारे पास an की ये जो वैल्यू है ये हम लिखेंगे। थोड़ा सा कर्सर ज्यादा मूव कर रहा है, कम नहीं मूव कर रहा है जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपके सामने दोनों चीजें होंगी, आपको दोनों चीजें नजर आ रही होंगी। तो यहां से मैं इसकी जगह फाई n पुट करता हूं तो मेरे पास ये आ जाता है फाई n टाइम्स फाई n इंटू साई। तो ये हमारे पास एक चीज आ गई है जिसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हमने असल में अंडरस्टैंड करना है जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ऑपरेटर को। ये इक्वेशन जो है ये आपके सामने मैंने दोबारा पेस्ट की है और पर्पस ये है कि हम अब ऑपरेटर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि ऑपरेटर्स को मैट्रिसेस में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑपरेटर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ऑपरेटर है कोई f और ये लेट्स से कि ये अप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन पे जिसको हम नाम देते हैं साई डैश का, तो हमारे पास जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है लैम्डा और वही फंक्शन जो है वो रिपीट हो जाता है। तो इसको हम जो है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। लेकिन यहां पे बताने का मकसद ये है कि ऐसा बहुत कम होता है, ये रेयर चांस होता है कि कोई ऑपरेटर जो है वो किसी फंक्शन पे अप्लाई हो तो वही फंक्शन किसी नंबर के साथ रिपीट हो। जनरली अगर आप इसको किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हो तो होता ही है कि आपके पास कोई और फंक्शन आंसर के तौर पे आता है और यही वाला फंक्शन जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होता इन जनरल। तो हम कहते हैं कि इन जनरल जो है वो एफ साई डैश हमारे पास आता है किसी नए फंक्शन के तौर पे जिसको हम साई का नाम दे देते हैं। तो लेट्स से साई इज इक्वल टू सम ऑपरेटर टाइम्स सम अदर फंक्शन, क्योंकि कोई ऑपरेटर किसी और फंक्शन पे अप्लाई होता है आपके पास साई जनरेट हो रहा है। तो जिस तरह से हमने साई के लिए ये वैल्यू लिखी हुई है उसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन को लिखें इस फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू एफ इंटू साई डैश। तो ये हम अब थोड़ी सी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं और साई डैश की हमारे पास इस साई के लिहाज से वैल्यू देखें। अगर यहाँ पे साई था तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये चीज इसके बराबर आ रही थी, तो इस लिहाज से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस साई की वैल्यू नहीं पुट करूंगा, मैं साई डैश की वैल्यू पुट करूंगा और इससे यह नतीजा निकलता है कि अगर यहाँ पे डैश आ रहा होगा तो यहाँ पे भी डैश आएगा, बाकी सारा जो है वो एज इट इज रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास आ जाएगा साई, उसके बाद एफ और आगे ये साई डैश है, इसकी जगह ये वैल्यू में पुट करता हूं। इसमें सिर्फ ये है कि ये मैंने एफ लिखा, उसके बाद मैंने ये वैल्यू पुट करनी है फाई एन और फाई एन टाइम्स साई डैश। तो जो ऑपरेटर है वो मेरा इस समेशन से बाहर होगा, लेकिन ऑपरेटर आपको पता है कि जब फर्ज करेंगे f इज अप्लाइंग ऑन टू फंक्शंस फाई वन प्लस फाई टू, तो ये दोनों पे ही जाके इसने अप्लाई होना होता है और ये आंसर आता है f टाइम्स फाई वन प्लस f टाइम्स फाई टू। तो यहां से अगर आप थोड़ी सी भी सेंस इस्तेमाल करें तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऑपरेटर अगर समेशन के बाहर है मैं उसको समेशन के अंदर लेके जा सकता हूँ। तो मैं इस समेशन के पहले तो ये ऑपरेटर बाहर था, मैं इसको अंदर लेके जाता हूं तो समेशन जो है वो यहां पे लिखूंगा, समेशन n के ऊपर है। अब ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या करता हूं
कि मैं कोई और लिखता हूं बेसिक वेक्टर, उसको मैं नाम देता हूं फाई क्यू का, जनरल है कोई, लेकिन ये n के अलावा होगा क्योंकि n के ऊपर तो समेशन ले रहे हैं। तो मैं फाई क्यू को मल्टीप्लाई करता हूं इस तरफ से साई के साथ। तो जब मैं लेफ्ट से फाई क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे तमाम इक्वेशन को लेफ्ट से फाई क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और समेशन के उसको मैं डेफिनेटली अंदर लेके जा सकता हूं। मेरे पास ये चीज आ जाएगी फाई क्यू टाइम्स, या मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटर, और फिर फाई n आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो फाई n टाइम्स साई डैश आ जाएगा। अब जो भी चीज हम मैट्रिक्स में नहीं करते हैं हमें उसको पहले इंटीग्रल की फॉर्म में समझना पड़ता है, फिर ज्यादा अच्छी तरह से हमें आइडिया होता है कि ये क्या लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज लिखी हुई है, इसको हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये इतनी चीज जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है फाई क्यू कॉन्जुगेट एफ ऑपरेटर और फाई एन को, और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फुल स्पेस पे इंटीग्रेट हो रहा है dx के वजह से। तो मतलब ये है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इसका ये मतलब है, जो कि हम आसानी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए लिखते हैं। तो अब इसका जो आंसर आएगा उसको हम नाम देते हैं, इन फंक्शंस के लिहाज से हम इसको नाम देते हैं एफ ऑफ क्यू एन। देखें, हर दो फंक्शंस के लिए सिर्फ एक दफा आपको ये काम करना पड़ेगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो फिर उस ऑपरेटर के लिहाज से वही रहनी है, वो चेंज नहीं है। तो उसको हम एक नाम रख लेते हैं एफ ऑफ क्यू एन का। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चीज अप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास एक वेव फंक्शन है फाई वन स्टार, दूसरा है मेरे पास कोई ऑपरेटर आ रहा है एफ, और साथ में फाई टू आ रहा है, और इसका जो भी आंसर आएगा मैं उसको एक दफा जो है वो एफ वन टू का नाम दे। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है इसको मैंने जनरली इस फॉर्म में लिखा हुआ। तो मैं क्या करता हूं, इसकी जगह पे इसकी ये जो वैल्यू है वो पुट कर देता हूं। तो मेरे पास आ जाता है फाई क्यू टाइम्स साई इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया एफ ऑफ क्यू एन, और समेशन आ गई, यहाँ पे समेशन आ गई आपके पास एन के ऊपर, और एफ ऑफ क्यू एन आ गया, और आगे आपके पास जो है वो फाई एन साई डैश आ रहा था। फाई एन साई डैश का क्या आंसर होगा? अगर साई डैश को मैं ऐसे खोल के लिखता हूं, साई डैश इज इक्वल टू ए वन साई, सॉरी यहाँ पे साई की जो बेसिस वेक्टर है वो तो फाई में ही है, फाई वन प्लस, बल्कि ये मैं ए वन पहले यूज कर चुका हूँ, अब मैं ए वन डैश यूज करूंगा यहाँ पे, ए टू डैश फाई टू, ए थ्री डैश फाई थ्री, इस तरह से सो ऑन मैंने इसको लिखा हुआ है। तो इसमें भी जाहिर है कहीं ना कहीं पे मेरे पास जो है वो फाई एन भी आ रहा होगा, तो ए एन डैश फाई एन प्लस सो ऑन, ये चीज चलती जा रही है। तो वैसे हकीकत बात यह है कि अगर इसको जो है ना वो रट्टा लगवा दिया जाए और इसके बारे में कुछ भी ना बताया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए शायद आसानी होगी, लेकिन मैं हर चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा मकसद तो आपको समझाना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको जो है वो शॉर्टेस्ट मेथड बताऊँ, बल्कि जो कि रटने में आसान हो, बल्कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है, तो उस लिहाज से मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। और उस लिहाज से एमसीक्यूज के लिहाज से, क्योंकि अब हो सकता है कि पेपर में नेक्स्ट टाइम भी 50 एमसीक्यूज हों, तो आपको चीज़ों का बड़ी डेप्थ में पता हो तो ज़रा अच्छी बात है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये साई डैश की ये वैल्यू पड़ी हुई है। जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे फाई एन के साथ, तो जैसे हमने पढ़ा है कि ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं, तो फाई एन का फाई वन से भी आंसर 0 आना है, 2 से भी 0 आना है, सिर्फ फाई एन के साथ इसका आंसर आना है, और यहाँ से ए एन डैश बचना है। इस तरह की चीज़ पहले हम कर चुके हैं फाई के लिए, और यहाँ से जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने जब फाई एन को साई के साथ मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास फाइनली ए एन आया था। सिमिलरली मैं यहाँ से कहता हूँ कि मेरे पास जब जो ये है फाई एन साई डैश से मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास ए एन डैश आता है। तो मैं इसकी जगह पे एफ ऑफ क्यू एन, इतनी चीज को मैंने एफ ऑफ क्यू एन पुट कर दिया, इसको मैं पुट कर देता हूं ए एन डैश।
तो ये अब मेरे पास चीज पड़ी हुई है। अभी जो है वो मैंने सिर्फ एक साइड पे गौर किया है, दूसरी साइड पे मैंने गौर ही नहीं की ये चीज। तो फाई क्यू को जब मैं साई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जिस तरह से मैंने फाई एन को साई से मल्टीप्लाई किया था, इधर गया, तो मेरे पास ए एन आया था। यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। फाई क्यू को जब मैं साई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो चूंकि फाई क्यू जो है वो बेसिक वेक्टर है, इन सारों में कहीं ना कहीं फाई क्यू भी आ रहा होगा, इसलिए आज से मेरे पास ए क्यू आएगा। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि ये सारी चीज जो है ये मेरे पास ए क्यू के इक्वल आ गई है, और यहां से ये सारी चीज जो है मेरे पास एन के साथ एफ ऑफ क्यू एन इंटू ए एन डैश के इक्वल आ। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ए क्यू जो है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जिस तरह A1 A2 है उस तरह से ए क्यू भी एक चीज है, और क्यू सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया। अब ये जो समीशन आपके सामने लिखी हुई है, इसको मैं ओपन करके लिखता हूं तो आपको अंदाजा होगा कि इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये आ रहा था ए क्यू, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूं ए क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे एन पे समीशन है, इसका मतलब है एन को 1 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करवाना है, तो एफ ऑफ क्यू 1 प्लस और साथ में आ जाएगा आपके पास A1 डैश प्लस एफ ऑफ क्यू 2 A2 डैश प्लस एफ ऑफ क्यू 3 और आपके पास आ जाएगा A3 डैश, और सो ऑन, ये चीज चलती जाएगी। अब क्यू से मुराद क्या हो सकता है? क्यू से मुराद भी कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके n तक। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास अगर क्यू से मुराद सपोज 1 होता है, तो मेरे पास ये सारी चीज चलती है A1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 A1 डैश प्लस एफ ऑफ 1 2 A2 डैश प्लस एफ ऑफ 1 3 A3 डैश प्लस एफ ऑफ 1 4 A4 डैश प्लस सो ऑन, ये चलता जा रहा है। उसी तरह से अगर मेरे पास A2 होता, यहाँ पे Q की जगह 2 पुट कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? A2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 1 A1 डैश प्लस एफ ऑफ 2 2 A2 डैश प्लस एफ ऑफ 2 3 A3 डैश प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। और इसी तरह से मेरे पास A3 आ जाएगा, और इसके ऊपर डैश नहीं आ रहा होगा। A3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 1, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, इसको सही रखते हैं। एफ ऑफ 3 1 A1 डैश प्लस एफ ऑफ 3 2 A2 डैश प्लस एफ ऑफ 3 3 A3 डैश प्लस ऑन, ये भी चलता जा रहा है। इसी तरह से ये नीचे को भी ये इक्वेशंस चलती जाएंगी, तो ये दोनों डायरेक्शंस में इंफिनिटी तक चलती जा रही हैं। तो अब इन सारी इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आपको पता है कि एक इक्वेशन में एक मैट्रिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो मेरे पास सारी साइड है, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे A1 A2 A3 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। आपके पास जो A1 की वैल्यू है, यहां से अगर आप गौर करें तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां से आपके पास F1 F1 2 आ रहा है, तो यहां पे लिख दिया F11 F12 F13 सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी आगे सो ऑन लगा दें, और F11 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है? A1 डैश मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता है जब मैट्रिक्स ने मल्टीप्लाई होना होता है, तो इस मैट्रिक्स की जो रो है वो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है,
और F11 ने A1 डैश के साथ मल्टीप्लाई होना है, F12 ने A2 डैश के साथ मल्टीप्लाई होना है, F13 ने A3 डैश के साथ मल्टीप्लाई होना है, और सो ऑन ये चलता जाएगा, और ये इस तरह से इधर को भी चलता जा रहा है। इसी तरह अगली इक्वेशन के लिए भी हम लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F21, F22, F23, सो ऑन ये चलता जा रहा है, और F31, F32, F33 ये भी चलता जा रहा है। तो इस तरह से मतलब कहने का ये है कि आपके पास ये चीज जो है, ये सेट ऑफ इक्वेशंस हमने इसको इस तरह से लिख ली। अब यहाँ पे देखें अगर, तो ये चीज हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये चीज हमारी रिप्रेजेंट कर रही है, अगर आप याद करें अभी तक जो मैंने सारा आपको चीजें बताई हैं, ये हमारी साई डैश को रिप्रेजेंट कर रही है। ये चीज हमारी जो है ये साई को रिप्रेजेंट कर रही है, और मैंने आपको दोनों के दरमियान रिलेशन बताया था कि साई डैश में और साई में क्या रिलेशन है, वो आपको ऊपर से दिखाता हूं मैं। तो साई डैश और साई जो थे वो आपस में इस तरह रिलेटेड थे कि साई डैश को आपने ऑपरेटर को साई डैश पे अप्लाई किया था, आपके पास साई आया। तो यहां से फिर ये जो सारी चीज है ये आपके पास ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑपरेटर एफ को। तो मकसद कहने का ये हुआ कि यहां से हमारे पास ऑपरेटर एफ के लिए जो है वो मैट्रिक्स आ गई है, और जो आपके पास जो फंक्शंस होते हैं सिंपली अगर उनका कॉन्जुगेट नहीं है तो उनको यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के साथ। जो ऑपरेटर्स हैं इनको हमने रिप्रेजेंट करना है स्केयर मैट्रिक्स के साथ, जो दोनों साइड्स पे चलती जा रही होगी, आइडियल सेंस में इन्फिनिटी तक चलती जा रही होगी, लेकिन जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनाइट पोर्शन कंसीडर करके उसके साथ ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इससे नेक्स्ट जो चीज हमने स्टडी करनी है वो है डायगोनल ऑपरेटर। डायगोनल ऑपरेटर से क्या मुराद है कि अगर आपके पास कोई ऑपरेटर इस तरह से है कि उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो नहीं है, और उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो के बराबर हैं, तो ऐसे ऑपरेटर को हम डायगोनल ऑपरेटर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं कि अगर आपके पास जी कोई ऑपरेटर है, इसको भी जाहिर है आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपके पास आएगा पहला एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होगा, इसको G1 लिखेंगे। दूसरा डायगोनल का एलिमेंट भी जीरो होगा, इसको G2 लिख लें। डायगोनल पे जो है वो नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं, तो ये बाकी जो हैं ये जीरोस यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज इधर को चलती जाएगी, ये इस तरफ को चलती जाएगी, और ये भी। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो, ये डायगोनल जो आपके पास मैट्रिक्स है वो लिखी हुई है, और ये जो ऑपरेटर है इसको आप डायगोनल ऑपरेटर कहेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब ये है कि अगर ये जो है वो किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई होता है, लेट्स से कि ये जी जो है ये किसी बेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, बेसिक जो फंक्शन है जैसे फाई 1 पे अगर अप्लाई हो रहा है, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू G1 फाई 1। वो क्यों? अगर आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं और इसके आगे फाई 1 जो फर्स्ट बेसिस वेक्टर है उसकी मैट्रिक्स अगर आप लिखते हैं, तो उसके लिए फाई 1 अगर जस्ट है तो इसका मतलब है कि फाई 1 को आप लिख सकते हैं 1 टाइम फाई 1 प्लस अगले सारे जो है वो 0 फाई 2 प्लस सो ऑन सारे जीरो हैं। तो इसको अगर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 0 0 0 और बाकी सारे नीचे तक जीरो ही आएंगे। तो इस लिहाज से आप इसको लिख सकते हैं फिर इक्वल टू, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? G1 आ जाएगा, बाकी सारा कुछ जो है वो जीरो हो जाएगा, और ये 0 0 उसी तरह ही आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, वैसे मुझे वैसे ही अंडरस्टूड है ये इस तरह से मल्टीप्लाई।
और यहां से अगर मैं G1 कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये 1 0 0 आ जाता है, और ये 1 0 0 अगेन क्या है, ये phi 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ये G1 phi 1 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से G अगर phi 2 पे ऊपर अप्लाई होता है तो ये मेरे पास G2 phi 2 आता है। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि जिस तरह मेरे पास मैट्रिक्स थी, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर, जस्ट जो है वो आपके सामने ये सारा काम किया है। तो आपको यहां से ये चीज ज़हन में आनी चाहिए कि जो पेपर में कोई भी चीज आती है आपसे इस तरह पूछी जाती है तो आपको उससे खुद इंड्यूस करने के काबिल होना चाहिए। तो यहाँ से जो रिजल्ट मैंने अभी इंड्यूस किया इससे, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑपरेटर है जिसको डायगोनल मैट्रिक्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जितने भी बेसिस वेक्टर्स हैं वो सभी उसके आइगन फंक्शंस हैं। उनकी आइगन वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिखी होंगी। यहाँ पे पहले बेसिस वेक्टर के अगेंस्ट आइगन वैल्यू हो गई, यहाँ पे दूसरे के अगेंस्ट, यहाँ पे तीसरे के अगेंस्ट। अब इससे आगे जो मैट्रिक्स में हमने चीज अंडरस्टैंड करनी है, ऑपरेटर्स को काफी हद तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि अगर हमारे पास पहले जो था केस, वहां पे हमने दो फंक्शंस का प्रोडक्ट करना होता था, तो हम लिखते थे साई डैश टाइम्स साई स्टार टाइम्स, अगर हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन था फाई से dx के ऊपर और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक करते थे, तो हम कहते थे कि हमने साई और फाई का प्रोडक्ट कर लिया, और इसको सिंपली हम रिप्रेजेंट कर देते थे साई कॉमा फाई के साथ। और यहां पे भी हमने इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहां पे अब हमने इसकी मैट्रिसेस को समझना है। तो जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि साई और फाई अगर मैट्रिसेस पे बेस होते तो इनका ऑपरेटर ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही होनी थी, फिर उसको मैट्रिसेस की फॉर्म में हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपके पास साई लेट्स से एक गिवन होता, साई इज इक्वल टू A1 स्टार साई 1 प्लस, सॉरी आपके पास बेसिस वेक्टर तो वही है फाई 1 वगैरह, और साई के साथ कॉन्जुगेट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे सिंपल ही आएंगे A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 प्लस A3 फाई 3 प्लस सो ऑन AN फाई n। अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं, यहाँ पे साई कॉन्जुगेट मैंने पुट करना है, तो साई कॉन्जुगेट की मेरे पास वैल्यू आती है A1 की जगह A1 कॉन्जुगेट आ जाएगा, फाई 1 की जगह फाई 1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा। उसी तरह से A2 आएगा, A2 की जगह भी A2 का कॉन्जुगेट आएगा, फाई 2 की जगह। ये सारे कॉन्जुगेट्स आ जाने हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। और इस तरह से ये चलते जाएंगे। तो यहां से अगर आप इसको आगे भी चल रहे होंगे, ये यहां तक ही नहीं होंगे, आपके पास ये साई स्टार लिखा हुआ है। अब आपके पास फाई की वैल्यू जो है उसको भी मैं लिख देता हूं, फाई इज इक्वल टू, लेट्स से कि फाई को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो यहाँ पे मैं मेरे पास फाई जो है वो उसको भी उसके भी यहाँ पे कोई कोफिशिएंट्स ही होंगे, मैं लेट्स से उनको कहता हूँ बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, B1 फाई 1 प्लस B2 फाई 2 प्लस B3 फाई 3 प्लस सो ऑन ये BN फाई n, और ये भी आगे चलता जा रहा है। अब इस बात को समझ लें कि इनको जब हमने इसके अंदर पूरी ये वैल्यू पुट करनी है और इसके अंदर हमने पूरी ये वैल्यू पुट करनी है, और इस इंटेग्रल ने फिर कन्वर्ट होना है बहुत सारे इंटेग्रल्स में, और उन इंटेग्रल्स के अंदर जो बेसिकली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होनी है कि जब ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही होगी तो आपके पास आंसर जो है इसका 1 आ रहा होगा, और इसके साथ जो ये कॉन्स्टेंट्स आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे A1 कॉन्जुगेट इनटू B1। और इसी तरह से ये जो चीज है फाई 2 वाली, ये बाकी सब के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 आएगा, लेकिन फाई 2 कॉन्जुगेट जब फाई 2 के साथ प्रोडक्ट होगा इस तरीके से, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं, तो यहां से आपके पास 1 जनरेट होना है, और यहां पे आपके पास दो कांस्टेंट्स आने हैं A2 कॉन्जुगेट और B2, और इसी तरह से ये चीज हमारे पास आ जाएगी A3 कॉन्जुगेट और B3, और सो ऑन ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो अब अगर मैंने दो वेक्टर्स को जो दो फंक्शंस हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना होगा,
तो मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करूं दो मैट्रिसेस को कि मेरे पास एक ही नंबर आए लंबा सारा। अब ये सारा कुछ जो है इसमें देखें डिफरेंट नंबर्स नहीं है, ये एक नंबर है क्योंकि इसके साथ 5 1 5 2 5 3 नहीं आ रहा, ये जस्ट एक सिंगल नंबर आ रहा है, इन्होंने ऐड होना है, इसके साथ कोई फंक्शन स्पेस नहीं है, ये कोई नंबर्स होंगे ऐड होके सिंगल आंसर आएगा, उसमें 5 1 5 2 5 3 नहीं आ रहे होंगे। तो मैं अगर ये जो है 5 इस तरफ जो है वो उसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैंने जो है जो ये 5 है इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट करना है। जो इस तरफ आ रहा होता है उसको मैं हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ 5 से, और इसको मैं हमेशा कॉलम मैट्रिक्स के तौर पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि यहां से अगर ये इसके b1 b2 कोएफिशिएंट्स हैं तो मैं इसको b1 b2 इस तरह से लिखूंगा, b3 सो ऑन, ये चलता जाएगा। लेकिन जो मेरे पास ये 5 की बजाय जो है वो दूसरा है साई, उसके लिए अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह से ही तो a1 a2 a3, तो फिर मेरे पास ये चीज बनेगी नहीं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो मैंने इस तरह की चीज बनानी है, तो इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं साई तो वैसे भी मेरा जो है वो उसको मैंने लिखना भी इस तरह नहीं है बल्कि इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि उसने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पे ये साई स्टार पहले आ रहा है, तो जिसने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होने होता है उसको मैं हमेशा यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा, और मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स हो गई, यानी इसको मैं लिखूंगा A1 स्टार टाइम्स इनटू आ जाएगा A2 स्टार आ जाएगा, A3 स्टार आ जाएगा, और सो ऑन, ये चलता जाएगा। इस तरह लिखने से फायदा ये होगा कि जब मैं इनको इस तरतीब से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी साई पहले लिखूंगा और फाई बाद में लिखूंगा, तो मेरे पास जो साई है ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से A1 कॉन्जुगेट, A2 कॉन्जुगेट, A3 कॉन्जुगेट, और ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, इसमें नंबर्स आ रहे हैं, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा B1 B2 B3। अब मेरा ख्याल है इस लेवल पे आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होती हैं। तो जब एक रो मैट्रिक्स से एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो उसमें ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है कि ये पहले वाला पहले वाले से, दूसरे वाला दूसरे वाले से, तीसरे वाला तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास जो है वो आंसर आता है, एक मैट्रिक्स ही होगी लेकिन उसका एलिमेंट एक ही होगा, A1 स्टार B1 प्लस A2 स्टार B2 प्लस A3 स्टार B3 प्लस सो ऑन, ये चीज जो है ये चलती जा रही है। तो इस तरह से ये अब आपके पास दरमियान में प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक ही एलिमेंट। तो यहाँ पे जो सारी चीज से नतीजा निकला कि अगर मैंने इस तरीके की चीज जनरेट करनी है जो इससे सिमिलर हो, जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, तो फिर मुझे जो यहाँ पे फंक्शन कॉन्जुगेट के साथ आता है उसको मैंने रिप्रेजेंट करना है एज ए रो मैट्रिक्स, और उसके ऊपर कॉन्जुगेट्स लगाने, और जो वेक्टर है जो आपके पास फंक्शन है वो राइट साइड पे आ रहा है उसको मैंने एज ए कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है, और उसके ऊपर कॉन्जुगेट्स नहीं लगाने। तो ये सिंपल सी चीज थी, ये हमने अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनको डिफाइन भी कर देते हैं। ये जो हमारे पास चीज आई है फाई, ये इतनी चीज जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है कॉलम मैट्रिक्स के तौर पे, B1 B2 B3 सो ऑन, चलता जा रहा है, और इसको हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो अब यहां पे इसको हम नाम देते हैं कैट का, जो हमेशा राइट साइड पे होती है, जिसके ऊपर कॉन्जुगेट्स नहीं आ रहे होते, और ये एलिमेंट होता है हिल्बर्ट स्पेस का। और ये जो है इसको हम हमेशा कॉलम मैट्रिक्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके मुकाबले में जो दूसरा हमने यहाँ पे साई शो किया था आपके सामने, या इसके लिए एक लिख दें, किसी भी चीज के लिए लिखा जा सकता है, मिसाल के तौर पे इसके लिए अगर लिखूं तो फाई के अगेंस्ट फाई इस तरह से आ जाएगा,
और यहाँ पे यही चीज जो है ये रो में बदल जाएगी, B1 कॉन्जुगेट आ जाएगा, B2 कॉन्जुगेट आ जाएगा, B3 कॉन्जुगेट आ जाएगा, और ये चीज चलती जाएगी और ये इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो मकसद ये है कि ये जो चीज है इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे ब्रा का, और समटाइम्स हम इसको ब्रा वेक्टर कहते हैं, इसको हम कैट वेक्टर कहते हैं। इसके ये जो एलिमेंट्स हैं ये रुकन होते हैं डुअल हिल्बर्ट स्पेस के। जिस तरह से कहते हैं ना कि जोड़े बने होते हैं, बाज लोग कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं, उसी तरह से हर फंक्शन जो है, हर वेव फंक्शन उसका जोड़ा मौजूद है, वो हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट है, उसका जोड़ा जो है वो डुअल हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट है, और इस तरह से आपके पास जो है वो फंक्शंस जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड अभी तक हमें यह पता चला है कि अगर हम एक ब्रा वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एक कैट वेक्टर से, तो हमारे पास जो है वो सिंगल नंबर आता है, जिसको मैट्रिक्स में लिखने की फिर उतनी जरूरत नहीं होती। बेशक ये मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है, लेकिन हम इसको सिंगल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सिंगल नंबर वाली होंगी। अब जो है इससे रिलेटेड हम और चीजें भी कुछ स्टडी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं जो है वो साई को 5 से रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई करने की बजाय, मतलब ये है कि ये मेरे पास ब्रा था और ये कैट था, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करने की बजाय इस तरतीब को उलट कर दूं तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैं 5 पहले लिख लेता हूं और साई बाद में लिख लेता हूं, तो इस केस में मेरा रिजल्ट क्या आता है। तो ऐसी सूरत में जो मेरा रो मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगी और वो मेरे पास आ जाएगी A1 A2 A3 सो ऑन AN के तौर पे चलता जाएगा। यहाँ पे जाहिर एलिमेंट तो होती नहीं, तो ये आपके पास चलता जाएगा। अब आपके पास जो है वो ब्रा वेक्टर बाद में है, तो इसको आपने इस तरह से लिखना है A1 5, इसकी जगह मैं साई के तौर पे कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हमने वैसे इसको रिप्रेजेंट किया था B वालों से, अब हमने इसको A वालों से कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। या फिर इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने जो है वो इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसके अंदर जो है वो फाई और साई की वैल्यूज जो है वो रिवर्स कर दी हैं। अब पहले जो है वो पहले साई आ रहा था फिर फाई आ रहा था, अब पहले फाई आ रहा है फिर साई आ रहा था, कि यहाँ पे ज्यादा चेंजिंग ना करनी पड़े। तो जो साई है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है A1 A2 A3 के तौर पे, और ये चूंकि हमारे पास जो है वो कैट है और कैट को हमेशा हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह ही है, सिर्फ साई फाई का अपना नाम चेंज हुआ, बाकी और कुछ नहीं चेंज हुआ। और आपके पास जो 5 वेक्टर है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा B वालों से, और मैं इसको लिखूंगा B1 स्टार, B2 स्टार, B3 स्टार, और ये सो ऑन चलता जाएगा। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस सूरत में जब मल्टीप्लाई करना है इसकी रोज ने इसके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो पहला एलिमेंट जो मेरे पास आएगा वो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आ जाएगा A1 इंटू B1 स्टार। उसके बाद जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज इसमें ऐड नहीं होगी, बल्कि ये नया एलिमेंट आएगा और वो मेरे पास आएगा A1 B2 स्टार। यहाँ पे आके अगर आपको मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है तो आपको उनको अलहदा से समझना चाहिए। और यहाँ पे हमारा जो बेसिकली पर्पज है वो ये है कि क्वांटम मैकेनिकली चीजों को देखना कि क्वांटम मैकेनिक्स में इनका क्या रोल है, ना कि ये कि सिंपली जो है वो आपको वही चीजें बताते रहें जो 10th के लेवल पे आप पहले ही पढ़ चुके हैं और आप में से मोस्टली लोग पढ़ा रहे होंगे। तो A1 को B3 स्टार से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा A1 B3 स्टार। ये चीज चलती जाएगी इधर को। उसी तरह आप A2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नई रो जो है जनरेट हो जाएगी B1 स्टार A2 B2 स्टार और A2 B3 स्टार। तो इस तरह से मतलब ये है कि अब आप समझ सकते हैं कि ये चीज चलती रहनी है और इस तरफ को भी रोज जनरेट होती रहनी है और उस तरफ को भी रोज जनरेट होती रहनी है। तो ये आपके पास जो है अल्टीमेटली एक स्केयर मैट्रिक्स आ जाएगी। और ये जो स्केयर मैट्रिक्स होगी इसको हम कह सकते हैं कि स्केयर मैट्रिक्स को हम पहले ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर रहे थे,
यानी अगर हम इस में अगर हम ब्रा और कैट की तरतीब बदल देते हैं, पहले ब्रा की बजाय पहले हम कैट को लिख देते हैं, उसके बाद हम ब्रा को लिखते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो हमारे पास एक ऑपरेटर के तौर पे आ जाता है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये एक ऑपरेटर बन जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, उनको हम उनकी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक ऑपरेटर है ए और दूसरा ऑपरेटर है लेट्स से बी। तो ए ऑपरेटर को हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, A11 A12। हम यहाँ पे थोड़े एलिमेंट्स लिखेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हुए तो समझाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ज्यादा के लिए वही रूल अप्लाई होगा। A22 इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं B11 B12 B21 B22 के साथ। तो ये आपके पास जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन अगेन आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस रो ने इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होना है, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, उसके बाद इस रो ने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर इसके साथ होना है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा A11 B11 प्लस A12 B21। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A11 B12 प्लस A12 B22। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A21 B11 प्लस A22 B21। इसको थोड़ा सा हम और आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये चीज है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं उससे नेक्स्ट वाले कॉलम से। तो आपके पास आएगा A21 B12 प्लस, यहाँ पे प्लस आ रहा होगा, प्लस A22 B22। तो ये आपके पास पहले भी स्केयर मैट्रिक्स थी, अभी भी स्केयर मैट्रिक्स ही आई है, ऑर्डर भी वही रहा है। तो इस लिहाज से मतलब ये है कि जब दो ऑपरेटर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो कोई ऑपरेटर ही आएगा, वो नया ऑपरेटर होगा जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स गिव्स ए न्यू ऑपरेटर। तो ये कंसिस्टेंट है पहली बात से कि जो पहले हमने मैट्रिक्स में पहले हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन की फॉर्म में, जो हमने क्वांटम 1 में आपने भी पढ़ा होगा, उसमें जो चीजें आ रही थी वहां पे यही था कि आपके पास दो ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई होते थे तो एक ऑपरेटर ही बनता था उनसे। तो यहाँ पे भी हम ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑपरेटर ही आ रहा है। अब यहाँ पे अगली जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें यह है कि अगर तो कोई ऑपरेटर किसी कैट पे अप्लाई होता है, मिसाल के तौर पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एफ जो ऑपरेटर है जब ये साई कैट पे अप्लाई होगा तो इससे क्या रिजल्ट आएगा आपके पास। तो वो चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने देखना है कि एक ऑपरेटर जो है वो एक ब्रा पे भी क्या अप्लाई हो सकता है। तो हमारे पास सपोज के साई ब्रा लिख लेते हैं हम पहले, उसके बाद हम ऑपरेटर एफ लिख लेते हैं। तो साई ब्रा जो है वो हमारे पास इक्वल होगी, साई को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से तो हमारे पास आ जाएगा A1 स्टार A2 स्टार A3 स्टार। चले आसानी के लिए हम यहाँ पे तीन ही कंपोनेंट लिख लेते हैं, वैसे हमें पता है कि ये इन्फिनिटी तक चल रहे होते हैं। और यहाँ पे हम ये जो मैट्रिक्स है इसको भी तीन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। इसके भी वैसे इन्फिनिटी तक होंगे लेकिन ये स्केयर है तो हम इसको तीन में ही लिखते हैं अभी। F11 F12 F13 F of 21 F of 22 F of 23 F of 31 F of 32 एंड F of 33। तो यहां से अगर आप देखते हो तो अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिसेस के रूल्स के मुताबिक ही हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने इसकी रोज जो है इसके कॉलम्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा A1 स्टार F of 11 प्लस A2 स्टार
f of 2 1 प्लस a3 स्टार f of 3 1। उसके बाद जब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, दूसरे एलिमेंट ने दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यहां पे मतलब ये है कि ये पहला ही जो है वो पूरा है, इसने दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो जो नई चीज हमने लिखनी है वो यहां पे लिखनी है। तो हम इसको दूसरा आगे लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास आ जाता है a1 स्टार, अब ये दूसरे कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं f12 प्लस a2 स्टार f of 2 2 प्लस a3 स्टार f of 3 2। ये मुझे भी पहले थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी, मैंने इसको जो है वो डेफिनेटली इस रो ने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना था, आंसर यहाँ आना था, इस रो ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था तो आंसर यहाँ आना था। लेकिन पहले मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया था, लेकिन फिर मैंने इसको जो है वो दोबारा से इरेज करके दोबारा लिखा है, और वो मतलब ये है कि वो पार्ट मैंने वीडियो में से निकाल दिया है, और होपफुली वो पार्ट आप वीडियो में नहीं देख रहे होंगे। सिर्फ ये चीज़ है कि कहीं पे हो सकता है मैंने ऐसा लफ्ज़ पहले बोला हो कि आप उसके बारे में थोड़े से हो सकते हैं कि आपने पहले तो ये कहा था फिर आपने ये कर दिया, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने एक्चुअली जो गलती हुई थी उसको मैंने वीडियो में से रिमूव कर दिया आपका टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ से ये मेरे पास दूसरा आ गया। अब इसके बाद मैंने इसको जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आना है a1 स्टार f of 1 3 प्लस a2 स्टार f of 2 3 प्लस a3 स्टार f of 3 3, और ये यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा आगे करके आपको दिखा देता हूँ कि यानी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये बेशक आपको जो है हो सकता है देखने में 9 एलिमेंट्स लग रहे हो, लेकिन प्लस आ रहा है दरमियान में, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, तो आपके पास टोटल ये 3 ही एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वल टू है सम न्यू कांस्टेंट, लेट्स से कि C1 C2 एंड C3। तो इस तरह से हुआ ये है कि जब हमने एक ऑपरेटर को एक ब्रा के ऊपर अप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो किसी ब्रा के ही इक्वल आया है, यानी वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं आई बल्कि रो मैट्रिक्स ही आई। तो ऑपरेटर जो है वो ब्रा के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन जब ब्रा के ऊपर ऑपरेटर ने अप्लाई होना है तो इसने हमेशा राइट साइड से अप्लाई होना है। अब ये थोड़ी सी जो है वो डिस्टिंक्शन है कि अगर आप नॉर्मली देखते तो जो आपके पास पहले आप पढ़े हैं चीजें, वहां पे ऑपरेटर जो है किसी चीज पे राइट साइड से अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ऑपरेटर जो है वो किसी भी ब्रा के ऊपर हमेशा राइट साइड से अप्लाई होता है और कैट के ऊपर हमेशा लेफ्ट साइड से अप्लाई होता है। जब ऑपरेटर ब्रा के ऊपर अप्लाई होता है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ब्रा ही होती है, और जब हमारे पास कोई भी ऑपरेटर जो है वो किसी कैट के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे हमने किया था, तो ऑपरेटर कैट के ऊपर अप्लाई होगा तो आंसर आपके पास कैट ही आएगा। तो इस तरह से अभी तक हमने काफी सारी चीजें देख ली हैं। तो इस तरह से हमने जो है इस वीडियो में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की जितनी भी बेसिस थी उनको स्टडी कर लिया है कि हमने दो ऑपरेटर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक कैट को एक ब्रा से हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ऑपरेटर्स कैट पे मल्टीप्लाई ऑपरेट होते हैं तो फिर क्या होता है, ऑपरेटर्स ब्रास पे ऑपरेट होते हैं तो फिर क्या होता है, और नतीजतन ईच एंड एवरीथिंग जो है जो इस रिप्रेजेंटेशन में आ सकती है उसकी बेसिस जो है वो हमने स्टडी कर ली। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा और आपने उसमें से कोई पार्ट जो है वो स्किप नहीं किया होगा। शुक्रिया।